राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है क्राइम का ग्राफ। स्नैचर्स ने बनाया दिल्ली पुलिस के एसआई को निशाना, छीन कर ले गए मोबाइल फोन। एमसीडी कर्मचारियों को नहीं मिली अभी तक सैलरी। मेयर शैली ओबरॉय ने बताया 30 जून तक दे दी गई है सैलरी। कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी को बताया झूठा। दुकानदार से लूट की वारदात, 3 बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लूट। दुकानदार की सोने की चेन और नकद देकर फरार। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह बने हुए हैं पॉइंट्स। कई जगहों पर नहीं शुरू हुआ है काम। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की है जरूरत। हर रोज बढ़ रही है महंगाई। सब्जियों के दाम कम होने का नहीं ले रहे हैं नाम। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्नैचिंग की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस बार इन स्नैचर्स ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एएसआई को निशाना बनाया है। जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले और जैसे ही भजनपुरा के 60 फुटा रोड पर पहुंचे तो पीछे से आए 3 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई को निशाना बनाया और उनका फोन छीन कर ले गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की जून माह तक की सैलरी दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों से बात करने पर पता चलता है कि सैलरी दी ही नहीं गई है। आम आदमी पार्टी के तुगलकी फरमान है। इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये झूठों की पार्टी है। मेयर साहिबा बिल्कुल एसी में बैठकर बेतुके तुगलकी फरमान जारी करती हैं। यहाँ पर तनख्वाह आज तक अभी तक नहीं आई है तनख्वाह, और ये वहाँ पर कह रहे हैं कि हमने 30 पहली तारीख को ऐसे कह रहे हैं। बड़े मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया हो कि बधाई बधाई काहे की बधाई। तनख्वाह यहाँ मिली नहीं है अभी, हम कैसे मान ले तनख्वाह। अब वहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि तनख्वाह मिली है, यहाँ तनख्वाह नहीं मिली है। हमारी कल भी बात हुई है डीसी से, एसी साहब से, एओ साहब से। कल हमने वहाँ पर वो कह रहे हैं ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में 15 दिन का प्रोसेस बता रहे थे। हमने कहा फिलहाल जो बन रहा है नॉर्मली मैन्युअली वो बनाओ तनख्वाह। तो कल हमने तनख्वाह करो बिल बनवाए कल, और अभी तक तनख्वाह खाते में नहीं आई है। देखो, जिसके हेड झूठे होना, जैसे केजरीवाल झूठ का जंजाल, केजरीवाल वो झूठ का जंजाल है, तो उनके बाकी नुमाइंदे भी ऐसे ही करेंगे, झूठ बोलेंगे। इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, हमारे समाज के साथ कैसे मजाक किया कर्मचारियों के साथ कि आपको खुशखबरी दे रहे हैं। हम लोग मेहनत करते हैं 30 दिन पूरा, रोड के ऊपर सफाई होती है, क्षेत्र को साफ करते हैं, तब हमें सैलरी मिलती है। वो भी सैलरी हमें टाइम पर नहीं मिलती। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके के त्रिलोकपुरी 5 ब्लॉक में कल देर शाम 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार के साथ चाकू और बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेखौफ बदमाश चंद मिनटों में लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पीड़ित दुकानदार सचिन ने बताया कि रात करीब 9:15 पर 3 बदमाश उनकी दुकान में घुसे, जिनके मुंह कपड़ों से बंधे हुए थे, और सीधा दुकान के अंदर घुसकर चाकू पर और तमंचा दिखाकर दुकानदार के गले से चैन छीनी और दुकान के गले में रखी नकदी लूट ली, जिसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर, हम तो अपनी दुकानदारी कर रहे थे, ठीक है। वो 3 लड़के आए और तीनों पे कोई वो थे, एक चाकू था, एक बंदूक थी। उन्होंने पैसे वैसे मांगने के लिए बात कर रहे थे, तो बस फिर हमने इशारा कर दिया इधर होते हैं। उन्होंने निकाले और चल दिए। तो हथियार किन किन के पास थे? सर 2 के पास देखा था, एक का देखा नहीं क्योंकि एक दूसरी साइड से आ चुका था। गर्दन पे लगाया, मतलब दूर ही रखा था, ले रखा। क्या बोल रहे थे आपसे? यही कि चाकू मार देंगे नहीं तो पैसे दे दो। रुमाल बांध रखी थी और कैप लगा रखी थी। सर उनके जाते ही भीड़ उड़ गई थी। फिर
जब ही पता चल गया था, जब चल जा चुके थे, कोई टाइम ही नहीं था, 5 मिनट के अंदर सारा काम हो गया था। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर पॉइंट्स बने हुए हैं, साथ ही नए स्टेशन भी लगातार बनाए जा रहे हैं। बात करें अगर पूर्वी दिल्ली की, तो यहाँ भी शाहदरा, कड़कड़डूमा, सूरजमल विहार में कई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ कुछ स्टेशनों पर लोग अपनी बैटरी और गाड़ियां चार्ज करने आ रहे हैं, वहीं कुछ जगहों पर सिर्फ पॉइंट्स बनाकर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन शुरू नहीं किए गए हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जगह जगह बैटरी चार्जिंग या गाड़ी चार्जिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन जिस तरह गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं उस हिसाब से स्टेशन कम है, इसीलिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। स्कूटी वगैरह होती है इसमें बैटरी वाली, जो जिसे कहते हैं सनमोल्टी, ठीक है, खाली यहाँ पे बैटरी स्कूटी और बैटरी से जो जिसमें पॉइंट लगा है वो खाली चार्ज होते हैं। इधर इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वही होते हैं चार्ज। इसमें बैटरी टोकन के हिसाब से होता है, जो बैटरी में जो चार्जिंग होगी उस हिसाब से पैसा कटेगा। और बैटरी हरी लाल का होता है इसमें डिफेक्ट, ठीक है जी। इसमें लाल बैटरी लगेगी और हरी लगेगी, जो भी है इसके अंदर 2 बैटरी चलेगी। वही मैम हमारे लिए तो जीपीएस वो होता है ऐप, जीपीएस कैमरा जिसे बोलते हैं हम लोग। और बाकी इनका जो है इनका टोकन होता है एक सनमोल्टी वाला, तो इनका वो अपना एक टोकन है, खाली वो टोकन यहाँ पर लगाएंगे इसमें अपना, उसके बैटरी स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद एक खाली जो उनकी जो चार्जिंग वाली कम बैटरी वाली है वो इसमें डालेंगे, फुल वाली बाहर आ जाएगी। वो चल जाती है आपकी मैम हरी वाली लाल वाली के ऊपर डिपेंड है थोड़ा सा। लाल वाली जो है सुबह से शाम तक खिंच जाएगी, जहाँ तक एक अकेला पर्सनल चलाने वाला। हरी वाली 2 दिन में चल जाती है। मैम इनमें ये हिसाब किताब है, बैटरी में कितनी चार्जिंग है कितनी नहीं है। अगर उसके अंदर 50% है भी चार्जिंग तो उसके हिसाब से पैसा कटेगा। मैम फ़ायदा बहुत ज़्यादा। जो पार्किंग वगैरह में जो 100-120 रुपये देते हैं वो यहाँ पर इनका 70-80 रुपये में लगता है। ये मतलब कि हमें ये सिस्टम दिया गया हमें चार्ज करने का, बस इसमें हमें अपनी बैटरी डालनी होती है और चार्ज वाली बैटरी हमें निकालनी होती है। और बस ये होता है कि हमें यहाँ टाइम थोड़ा सा लग जाता है। वैसे तो फ़ायदेमंद है कि इसमें पेट्रोल जितना पैसा हमारा खर्च नहीं होता, हमारे पैसे बच जाते हैं। बस हमारे दिन के 50-100 रुपये चले जाते हैं इसी में ही, बल्कि उससे ही कम चले जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, पेमेंट हमारा सब ऑनलाइन होता है। अभी तो फ़िलहाल कम है, लेकिन और ज़्यादा बनने चाहिए ताकि क्योंकि स्कूटियाँ बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियाँ और लोग लेते जा रहे हैं, तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि नंबर ज़्यादा लेट पे आता है इसलिए। हाँ मैम, बैटरी नहीं मिल पाई, अभी देख सकते हैं अभी बैटरी है नहीं है। अब जाके एक बैटरी आई है, अभी बंदे हैं भी नहीं। खैर जब बंदे अब दोपहर के बाद भीड़ हो जाती है, फिर हमें कम से कम 2-2, 3-3 घंटे तक वेट भी करना पड़ता है कभी कभी। सरकार लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अभी भी 25% लोग ही जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो एक उत्साह है, एक करेज है कि वो ज़्यादा से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीद सके। इसलिए जो सरकार है उसने पॉइंट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। चार्जिंग पॉइंट्स जगह जगह बनाए जा रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स के लिए हो, 4 व्हीलर्स के लिए हो, ई रिक्शा के लिए हो या फिर सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए हो। जगह जगह इस तरीके के स्टेशन बने हैं। फिलहाल मैं पार्क प्लाजा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कार के लिए स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे केवल 4 व्हीलर में कार ही जो है चार्ज हो सकती है और पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी कार चार्ज करनी है, क्या पेमेंट का प्रोसेस है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी कि आपको नहीं करनी है, जो कि आप जब अपनी गाड़ी को चार्ज करवा रहे हैं तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जिससे कोई भी हादसा या फिर कोई भी ऐसी दुर्घटना यहाँ पर ना हो सके। ऐसे ही कई स्टेशन जो है ईस्ट दिल्ली में जगह जगह बने हुए हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रिक वाहन जो है चार्ज हो सकेंगे और लोगों को राहत मिल पाएगी। लेकिन अभी भी लोगों का मानना है, जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उनका यही मानना है कि स्टेशन अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि कई बार उनको काफ़ी घंटों तक वेट करना पड़ता है और उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो यही अपील है गवर्नमेंट से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, तो चार्जिंग स्टेशंस होना भी बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसी। महंगाई हर रोज बढ़ रही है, चाहे रसोई में इस्तेमाल होने वाला आटा, चावल, दाल, चीनी हो या फिर सब्जियां, हर चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिससे घर चलाने में महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सब्जियों के दाम कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। आलू 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो प्याज भी 30 से 40 रुपए किलो है। टमाटर के दामों से तो आजकल सभी वाकिफ है। 100 से 140 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं और कहीं कहीं तो 160 रुपए किलो भी बिक रहे हैं। बीन्स 120 रुपए किलो, तोरई 120 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, गवार की फली 80 रुपए किलो, गोभी 140 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, नींबू 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। लगभग हर सब्जी 100 या उससे पार ही है, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि ग्राहक आने काफी कम हो गए हैं और जो आ रहे हैं उन्होंने कम से कम सामान लेना शुरू कर दिया है। टमाटर गोभी महंगी 140
पाव 40 का, 35 पाव 40। बारिश का मौसम है, महंगा तो हो जाएगा, फसल खराब हो गया। क्वालिटी के ऊपर है, 120 भी मिल रहा है, 100 भी मिल रहा है, अलग अलग क्वालिटी का टमाटर। नहीं और भी कोई सब्जी है, भिंडी हो गया, शिमला हो गया, बैंगन हो गया, 80 रुपये की। बैंगन 80 रुपये, शिमला 80 रुपये, परवल 80 रुपये, करेला 80 रुपये। हाँ 100 के आसपास खरीद रहे हैं, लेकिन कम हो गया पहले से। टमाटर की बिक्री कम हो गया, गोभी कम बिक रहे हैं। कोई 5 किलो लेता था, अब 2 किलो 1.5 किलो में कम चला रहा है। हाँ टमाटर तो बिक्री कम हो गया, असर तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अभी तो टमाटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, टमाटर को भी इतना रिकॉर्ड तो कभी हुआ ही नहीं था। तोरी है, भिंडी है, टमाटर है, ये मौसम के तो यही सब सब्जी है। लेकिन इनके रेट क्या चल रहे हैं अभी? तोरी चल रहा है 120, भिंडी 80, टमाटर 140, ये तो नॉर्मल चीज़ है। प्याज 40 रुपये किलो, आलू 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, सब अलग अलग आलू है। नहीं टमाटर इतना महंगा कभी नहीं हुआ था, और सब तो हुआ था पहली बार। अभी तो अभी आगे बढ़ते जाएगा दाम, अभी रोज बढ़ रहा है। हो सकता है हो जाएगा 200 रुपये किलो तक। और अभी आ रहा है, कम खरीद रहे हैं, वो आधा किलो खरीद रहे हैं, 250 खरीद रहे हैं। अवसर तो पड़ रहा है कि कम बिक रहा है। हाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, दुकानदारी कम हो रही है। नींबू वगैरह का क्या रेट चल रहा है? नींबू तो 100 रुपये किलो बिके हैं, और अभी तो नहीं आशा है, कम होगा आगे में। अभी जब नया फसल आएगा तो। महंगाई की मार से तो एक आम आदमी इतना परेशान हो चुका है, वो थक चुका है। लेकिन आप देखिए कि मार है वो बराबर लगे जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। टमाटर देखिए 150 रुपये किलो है। तोरी जिसको लोग खाने से भी, खासकर जो आज की यंग जनरेशन है, वो तोरी को खाने से भी कतराती है। तो उस जैसी तोरी का रेट भी जो है आज 80 और 100 चल रहा है। घिया और परवल हो या बैंगन हो, कोई भी सब्जी 80 प्लस में चल रही है। अगर एक मीडियम मध्यम वर्गीय इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो मुझे सोच के इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि जो ये हर साल सब्जियों के रेट इतने हाई हो जाते हैं, और अब से लेके अप्रैल मई से स्टार्ट हुए हैं सब्जियों के रेट हाई, और अब जाके तो वो और भी बढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये सितंबर तक जाके रुकेंगे ही नहीं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित के साथ मारपीट हो गई। इसमें उनके गले और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कास्टिंग डायरेक्टर मयंक दीक्षित की रविवार रात लक्ष्मी नगर इलाके में कार रिवर्स करने को लेकर बहस के बाद कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे उनकी गर्दन और सिर पर चोटें आई हैं। पूर्वी दिल्ली के यूं तो कई पार्कों की स्थिति में काफी सुधार किया गया है, लेकिन अभी भी कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब भी है। बात करें अगर कड़कड़डूमा में बने केशव पार्क की, जहां छठ और गणेश विसर्जन के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन इस समय यहां गंदगी का अंबार है। दरअसल जानवरों के मलबे के साथ साथ यहाँ और भी काफी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ सैर के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि कटे हुए जानवरों के बचे हुए हिस्सों की वजह से यहाँ बदबू बहुत अधिक आती है। साथ ही ये सारा मलबा गाजीपुर साइड पर डालना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ डाल दिया गया है, जिससे काफी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। साथ ही यहाँ बने हुए पौंड भी गंदे पानी से भरे हुए हैं, जिनमें मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन कोई साफ सफाई करने वाला मौजूद नहीं है। देखिए मैडम, यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये सिबड़ी ग्राउंड पार्क है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भैंसों के पोटे, बकरों के पोटे, और सारा साउथ जोन का जितना भी कूड़ा है, मलबा है, ईद का जो है, वो सारी गंदगी इन्होंने मेट्रोमैक्स वालों ने टर्कोई गंदगी यहाँ डाल रखी है। पब्लिक यहाँ परेशान है, बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पार्क में लोग बाग आ भी नहीं रहे हैं बदबू के मारे। तो हमने शिकायत की है, निगम अधिकारियों को भी शिकायत की है, और डीडीए वालों को भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये ईद से अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, अभी उठाया नहीं जा रहा, और ट्रक ला के वो डाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैडम गंदगी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कई दिन से जो ईद का वो था, मलबा सारा यहीं फेंक दिया। कई आदमी यहाँ घूमने में आए थे। अभी कल परसों की बात, हम शाम के टाइम घूम रहे थे, एक छोटा बच्चा था, लेडीज साथ में थी, वो घस खा कर यहीं गिरी बदबू के मारे। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बीमारियों का खतरा भी लगा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, और बदबू पूरे पार्क में आ रही है, दूर तक जा रही है बदबू इसकी। क्या लोग यहाँ पर आना अवॉइड कर रहे हैं अभी पार्क में टहलने? नहीं जी, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं ना, आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आ भी रहे तो 2-4 दिन पीछे के मना करते, भाई मामत जाना, बहुत गंदगी है उधर।
कई लोग यहाँ पे क्या है उल्टियाँ करी कई लोगों ने बदबू सूंघ के, जैसे कि यहाँ पोटे गिर रखे हैं, यहाँ पहली बार गिरा है मेट्रोमैक्स ने। ये नहीं गिरना चाहिए, जहाँ खत्ते इनकी जगह है, जहाँ खत्ते पे गिरना चाहिए, नैनपिन पे गाजीपुर गिरना चाहिए, ना कि यहाँ गिरना चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से गाड़ियाँ धोई हैं, क्या करा ये जानते हैं। ऊपर से क्या है, ये जो तालाब भरा हुआ है इसमें लार्वा है, इसमें मच्छर है, जो आदमियों को डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में पांडव रोड के मेन सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रात में बहुत ज्यादा सड़क हादसे भी होते हैं। इस वजह से कई बार बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इस बारे में कई बार लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हुई हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफी दिक्कतें हैं कि रोज डेली ना डेली कई दुर्घटनाएं यहाँ होती हैं। काफी फैमिली समेत लोग बाइक से स्कूटी से कई बार इसमें गिर चुके हैं, उनके सरों में हाथों में चोटें लग चुकी हैं। काफ़ी जाम लग जाता है इसकी वजह से। और बल्कि राजनीतिक नेता भी यहाँ हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, निगम पार्षद हैं, इधर से बीजेपी के विधायक हैं, इधर से बीजेपी के काउंसलर हैं। डेली उनके 10-20 चक्कर लगते हैं, लेकिन कोई गौर नहीं। इलाके के लोग तो शिकायत रोज ही करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रात को भी काफ़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। लोग शादियों में जा रहे होते हैं, अचानक उन्हें दिखाई नहीं देता गड्ढा तो गिर जाते हैं फैमिली समेत। कम से कम उसका 10 या साल हो गए। सीमेंट वाला लगा जाते हैं, टूट जाता है। कहा लोहे का लगा दो तो वो कहते हैं हमें अलाउ ना लोहे का लगाना। अच्छा। पहले लोहे का एक बार लगाया तो 4-5 साल खूब चला था। कितने ही गिरते हैं, रात को भी दिन को भी। कोई बच्चा वाला गिर जाए, कोई वैसे गिर जाए, कितनी बार देखते हैं हम तो। अब हमने भी कहिए भैया वैसा लगाओ, मानते ही नहीं, कहते नहीं यही चलेगा। जाम तो जब लगेगा ही, तभी ये खुला हुआ है तो बीच में से निकलती नहीं है गाड़ी, बीच में से साइड में से निकालते, बच्चे भी खेलते इधर। तो सेफ्टी पर्पस कुछ भी नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं है यहाँ, कोई सुनता ही नहीं है। आते हैं ऐसा लगा जाते हैं जैसे सीमेंट का पड़ा हुआ है। हमारा छोटा पुलिस के लिए उसमें स्मेल बहुत आती है, बच्चे भी कई बार गिरने का डर रहता है जब ऐसे नहीं निकलते तो। पर कोई वो पत्थर लगाते वो टूट जाता द्वार से। हम कहते हैं वेल्डिंग का आगे 2 लगा के गिला पत्थर लगा दो, टूटेगा भी नहीं वो, पर सुनते नहीं है। तो कम से कम ये तो हमें तो देखते हैं इसे 7-8 साल हो गए। ऐसे क्या ऐसे ही है? ऐसे ही है। ऐसा क्या ऐसा ही है? रात के समय कितनी दिक्कतें होती है? भैया रात को तो हम जैसे कोई होते हैं, जब भी तो हम रुके हैं यहाँ पे बताने के लिए। भैया दिक्कत तो देखो, आदमी मर जाए यहाँ से निकलता हुआ, फिर रात को शादी वादियों में से आते हैं तो बचा के चलते हैं थोड़ा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां केंद्रीय मंत्री जगह जगह अपने कामों की चर्चा के लिए पत्रकार सम्मेलन, जनसभाएं आदि कर रहे हैं, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आम जनता के लिए सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मयूर विहार फेज 1 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई। जहाँ स्टैंड पर लगी सिलाई मशीनों के साथ महिलाओं को पूरी सिलाई मशीन की किट दी गई, जिसको पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आई। सोच यही है नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे प्रधानमंत्री जी की, कि भारत में हमारी बेटियों को कैसे रोज़गार मिले, कैसे वो आगे बढ़े। उसी सोच को लेके मैंने सोचा कि एक छोटी सी सोच है और हम सब लोगों ने मिलकर ये मतलब मशीन बांटने के लिए हमने सोचा कि बच्चियों को रोज़गार मिलेगा, अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। अगर इनकी शादी भी होगी तो अगर कुछ कमा सकेंगे तो अपने परिवार को इंडिपेंडेंट ये खिला सकती है बच्चियाँ। और आज उन्होंने हमारे जो स्लम के लिए किया है, इतने सारे बच्चों को, औरतों को उन्होंने एक सम्मान के रूप में, रोज़गार के रूप में इन्हें मशीनें दी है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है इन लोगों का। और हम लोग ये खासकर मैं इन लोगों से ये सोचूंगी, इन लोगों का ये देखूंगी कि ये लोग इन चीज़ों से कमाएं, अपने घर का मान सम्मान बढ़ाएं। पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस ने ऑटो लिफ्टरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया था। टीम ने जाल बिछाया और साइम भवन गीता कॉलोनी में वाहन चेकिंग की। रात लगभग 8:30 पर मोटरसाइकिल पर आते 2 व्यक्तियों पर पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस टीम को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की पहचान रोहित और नीरज के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित ने मानसरोवर पार्क क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी करने में अपनी भागीदारी का खुलासा किया है। एसआई सचिन, एसआई मुरसलीन, हेड कांस्टेबल लोकेंद्र, हेड कांस्टेबल शंभू और कांस्टेबल अमित डीएवी स्कूल जगतपुरी दिल्ली के सामने चेकिंग ड्यूटी पर। चेकिंग के दौरान शाम करीब 5 बजे प्रीत विहार की तरफ से 2 लोग बिना हेलमेट के आते हुए दिखे और स्कूटी की नंबर प्लेट भी गायब थी। शक होने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी स्कूटी वापस मोड़ ली और इस दौरान वे गिर गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और उनकी पहचान अंशु उर्फ मोनू और मनीष ठाकुर उर्फ नोनू के रूप में हुई। उनसे स्कूटी
स्कूटी के कागजात के बारे में पूछा गया, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उनके पास एक मास्टर चाबी भी थी जिसका इस्तेमाल वे स्कूटी को चालू और बंद करने के लिए करते थे। इसके बाद इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों द्वारा चुराई गई स्कूटी का पीछा करने के उदाहरण भी बरामद किए गए। उपरोक्त स्कूटी को सीआरपीसी की धारा 102 में जब्ती विज्ञापन के माध्यम से पुलिस कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 6 स्कूटी जो उन्होंने अलग अलग इलाकों से चोरी की थी और एक मास्टर चाबी भी बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंशु उर्फ मोनू ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और वह ऑटो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। उसके आपराधिक व्यक्तियों से दोस्ती है और वह नशे का आदी है। और मनीष ठाकुर उर्फ नोनू 7वीं कक्षा तक पढ़ा है और मजदूरी का काम करता है, वह भी नशे का आदी है। मामले में आगे की जांच चल रही है। बीजेपी नेता जय भगवान गोयल का दावा है कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस कमिश्नर समेत आला अफसरों के अलावा शाहदरा थाने में की। इस पर शाहदरा थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर काम करने, धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। दरअसल यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वो 29 जून की शाम 4 बजे शाहदरा में स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। इसी वक्त उनके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। सहायक संदीप ने इसे रिसीव किया तो कॉलर ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। इस पर संदीप ने खुद को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से बताया। उनका दावा है कि यह सुनते ही कॉलर गंदी गंदी गालियां देने लगा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें करने लगा। वहां मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र बेदी ने कॉलर से बात की तो उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कॉलर व्हाट्सएप पर डाली गई एक वीडियो का जिक्र कर रहा था। आरोप है कि एक अश्लील फोटो भेज कॉलर ने अपने धर्म को ऊंचा बताया जबकि उनके धर्म को नीचा करार दिया। ट्रू कॉलर पर चेक किया तो इल्तिजा अंसारी का नाम आ रहा था। जय भगवान गोयल का दावा है कि उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। गोयल का दावा है कि ये धमकियां पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर से दी जा रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जितनी भी हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जिहादी शक्तियां हैं, ये मुझे चुप करवाना चाहती हैं। चाहे वो पाकिस्तान से बैठे हैं, चाहे वो कतर में बैठे हैं, चाहे वो अरबस्तान में बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका एक ही ग्रुप है। यहाँ रह करके पाकिस्तान से, कतर से, सऊदी अरब से, ये सारे के सारे एक ग्रुप है। ऐसा लगे सारे के सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने भारत को 2047 में गजवाए हिंद बनाना है। हमने गृह मंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी शाहदरा को, एसएचओ शाहदरा को, यहाँ का साइबर सेल है उसको, जहाँ जहाँ भी हमने अपनी कंप्लेंट देनी थी वो दी हुई हैं। अभी लगातार 29 तारीख से एकदम से धमकियों की फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कॉल करके बाहर से ही आ गई है। न जाने इनको क्यों मिर्ची लगी है। हो सकता है जो हमारा यूसीसी को रथ घूम रहा है इसके कारण मिर्ची लगी है। साक्षी को जहाँ कत्ल किया गया वहाँ पर हम लोग गए, वहां जाकर के साक्षी के परिवार को सांत्वना दी और ये बात इनसे हजम नहीं हो रही, इसलिए मुझे डरा के, धमका के मेरी आवाज को चुप करवाना चाहते हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।